Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. BEDSV 101 इसका ये हिंदी के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं. हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वो 4 पार्ट की सीरीज है, चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हो. अभी के लिए हम हिंदी मीडियम वालों का डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. अब लोग हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, देखो क्वेश्चन 4 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संस्कृति के आधारभूत मूल्यों की व्याख्या कीजिए. जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं ना, तो इसमें हमारा कल्चर आता है. बट इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ फेस्टिवल, कपड़े, खाने ये सब बात करते हैं. इसमें ना कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जिन पर हमारी संस्कृति पूरी बनी हुई है और जो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है. ठीक है, अब अगर हम देखें ये मूल्य क्या है तो वो समझें. सबसे पहले आ जाता है सत्य. देखो, सत्य यानी कि सच. इसका सिंपल मतलब है हर सिचुएशन में सच्चाई का साथ देना. मान लीजिए एग्जाम में आपने गलती से किसी दोस्त की कॉपी देख ली और टीचर पूछ ले कि अगर, देखो आप अगर टीचर पूछ लेगी कि आपने चीटिंग करी है, अगर आप सच बोलते हो तो आप एक सत्य का पालन कर रहे हो. ठीक है, इसीलिए हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य जो है वो भी यही है, सत्यमेव जयते. ठीक है, यानी अंत में जीत जो है सच्चाई की होती है. ओके, दूसरा मूल्य आ जाता है अहिंसा. अहिंसा का से मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं होता, किसी को बुरे शब्द बोलकर दुख पहुंचाना भी हिंसा होता है. ठीक है, आज सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा बुली करते हैं, ट्रोल करते हैं. अगर हम किसी की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं और किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं करते तो ही हम अहिंसा का पालन करते हैं. अहिंसा का ये नहीं होता कि किसी को मारपीट करना, मारपीट ना करना या ये सब, उसके बारे में गलत ना सोचना, गलत थॉट्स ना लाना, ये भी अहिंसा के अंदर आएगा. ओके, फिर आता है धर्म. धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है. एग्जाम में बहुत स्टूडेंट्स देखो ये गलती करते हैं. यहाँ धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य निभाना. जैसे स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना, टीचर का धर्म है अच्छी शिक्षा देना, और पेरेंट्स का धर्म है बच्चों की देखभाल करना. ओके, नेक्स्ट आते हैं करुणा. कंपैशन बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में. करुण का मतलब होता है दूसरों के दुख को महसूस करना. मान लीजिए आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट परेशान है या उदास है, आप उसकी हेल्प करते हैं या उससे बात करते हैं, तो ये करुणा है. ठीक है, करुणा हमें एक तरह इंसानियत सिखाती है, बेसिक. फिर आता है विविधता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी. देखो इंडिया में कितनी अलग अलग भाषाएं हैं, कितने अलग अलग धर्म हैं, फेस्टिवल हैं, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं और इसी को हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर विविधता में एकता कहते हैं. ठीक है, यानी अलग होने के बाद भी हम लोग एक रहते हैं. ओके, बड़ों एवं गुरुजनों का सम्मान. देखो भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि जो लोग हमसे बड़े हैं, जिनके पास अनुभव है, उनका सम्मान करना चाहिए. इसका मतलब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखना है. ओके, फिर आता है सादगी एवं अपरिग्रह. देखो आजकल लोग जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा चीजें खरीदते रहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति हमें सादगी सिखाती है. ठीक है, वहीं अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों को जमा ना करना, यानी कि सिंपल लाइफ जीना और उसी में संतुष्ट रहना. ओके, फिर आ जाता है सह अस्तित्व एवं विश्व बंधुत्व. देखो आपने सुना होगा, बहुत एक फेमस लाइन है हमारे इसमें, वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है. और इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें सभी लोगों को और प्रकृति के भी बारे में सोचना और सबका सम्मान करना है. ये भी हमें हमारे भारत की संस्कृति सिखाती है. ठीक है, फिर आता है आध्यात्मिकता और आत्म विकास. भारतीय संस्कृति सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करती, ये कहती है कि इंसान को अंदर से भी स्ट्रांग बनना चाहिए, जिसमें हमारा योगा, मेडिटेशन ये सब आ जाता है. ओके, तो ये है सारे देखो मूल्य जिन पे हमारी भारत की संस्कृति बेस्ड है. आपको 9 के 9 नहीं याद रखने, आप इसमें से 5-6 भी रखोगे और 5-6 पेपर में लिखाओगे तो इनफ होगा. ओके, तो ये सारे आपको याद करने की जरूरत है. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. प्रश्न 5, सत्य विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? बच्चों में मूल्य के विकास के उपायों एवं साधनों की व्याख्या कीजिए. देखो 2 पार्ट्स पूछे गए इस क्वेश्चन में. पहले हमें समझना है कि सत्य विकास क्या होता है, और फिर
देखना है कि बच्चों में अच्छे मूल्य कैसे विकसित किए जा सकते हैं, ठीक है। इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि सत्य विकास क्या होता है, तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास पानी का बहुत एक बड़ा टैंक है, ठीक है। अगर आप आज ही सारा पानी खत्म कर दोगे तो कल के लिए क्या होगा? मान लो आपका कोई मोटर नहीं है, कोई ग्राउंड वाटर नहीं है, कहीं से और पानी नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही टैंक है। अगर आप आज ही सारा पानी खत्म कर दोगे तो कल क्या करोगे? कल पानी नहीं बचेगा। इसी तरह हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल भी समझदारी से करना चाहिए। यही होता है सत्य विकास का बेसिक आइडिया। अगर हम इसके डेफिनेशन को सिंपल शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि आज की जरूरतों को पूरा करना, लेकिन इस तरह की आने वाली पीढ़ियों को भी वही सुविधा मिल सके। आप अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन ऐसे करो कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो रिसोर्सेज जो हैं बचे रहें, ठीक है। यानी हम आज भी खुश रहें और फ्यूचर जनरेशन भी आगे जाके खुश रहे। ओके, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, परिभाषा, ये ब्रंटलैंड आयोग ने दी थी 1987 में। ये आपको भाषा जो परिभाषा दे रखी है एज इट इज याद करनी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इसके मुख्य मूल्य क्या हैं। एक तो पर्यावरण का ध्यान रखना, ठीक है, हमें पेड़ पौधों, पानी और हवा को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट खराब हो गया तो इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेगा, है ना। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बिजली, पानी, जंगल और खनिज सीमित हैं, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। सादगी से रहो, जिम्मेदारी निभाओ और प्रकृति की तरफ सम्मान रखो, यही सब होते हैं इसके मूल्य। बहुत इजी हैं, यानी कि आपको देखो सब चीजें एक लिमिटेड में करनी है ताकि आगे वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए सब कुछ बचा रहे, ठीक है। अगर हम देखें कि बच्चों में मूल्यों के विकास के उपाय एवं साधन क्या है, तो सबसे पहला आ जाता है माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना। बच्चे सबसे ज्यादा देखकर सीखते हैं। अगर पेरेंट्स और टीचर्स ईमानदार होंगे तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे, इसलिए उनके रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहानी वगैरह से उनको पता लगती है चीजें, ठीक है। बाकी स्कूल वगैरह में आप अलग अलग एक्टिविटीज कराते हो, जैसे कि ट्री प्लांटेशन करवा देना, और एनसीसी की बहुत सारी एक्टिविटी होती है, खेल कूद होता है, इससे भी ये लोग स्वच्छता अभियान होता है, इससे काफी सारे गुण सीखते हैं, ठीक है। कक्षा में चर्चा करना, टीचर को स्टूडेंट के साथ रियल लाइफ जो है प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए, जैसे कि अगर आपको रास्ते में गिरे हुए पैसे मिल गए या फिर कोई नीडी इंसान मिल गया तो क्या करोगे, ये सब, ठीक है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे जैसे जो है हमें चीजें सेलिब्रेट करनी चाहिए, ताकि हमारे में देशभक्ति और सम्मान की भावना बढ़ती है उससे, तो बच्चों में भी वो बढ़े, ठीक है। सामुदायिक सेवा, जैसे कि स्वच्छता अभियान, ओल्ड एज होम जाना, गरीब लोगों की मदद करना, ये सब। पर्यावरण की शिक्षा, बच्चों को पेड़ लगाना, पानी बचाना और पोल्यूशन कम करने के बारे में सिखाना चाहिए। और योग, जो हमने पहले भी देखा था, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है ये सब्जेक्ट। अगर आप अच्छे से समझोगे चीजें तो मैं कह रही हूँ कि आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को समझो तो आसानी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 6, भारत में सांस्कृतिक बहुलतावाद, कल्चरल प्लूरलिज्म से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंग्लिश वालों के लिए भी डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन जब मतलब समझोगे ना तो बहुत आसान है। देखो, सांस्कृतिक बहुलतावाद का मतलब है अलग अलग संस्कृति, धर्म, भाषा और परंपराओं के लोगों के साथ मिलकर शांति से रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। सिंपल देखो, इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी कल्चर प्रैक्टिस होता है, लेकिन आप सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। अगर किसी देश का सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल अगर हम सोचें इसका, तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे लोग हैं जो मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। प्रस्तावन में आपको यही चीजें लिखनी है कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक धर्म है, भाषाएं हैं, संस्कृतियां और परंपराएं पाई जाती हैं। इन सब के बावजूद भारत ने अपनी एकता और राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखा है, और इसी को हम सांस्कृतिक बहुलतावाद कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी सिंपल लैंग्वेज आपको समझाऊं तो हर व्यक्ति को अपनी पहचान और संस्कृति के साथ जीने की आजादी हो, और साथ ही सब एक दूसरे का सम्मान करें, यही होता है आपका सांस्कृतिक बहुलतावाद, ठीक है। अलग अलग होके भी एक रहना, जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी था उसी का, ठीक है। अब अगर हम भारत में देखें तो किस तरह के देखो होते हैं बहुलतावाद। सबसे पहला आता है धार्मिक। भारत में बहुत सारे अलग अलग जो है धर्म के लोग हैं,
सबको अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की आजादी है, लेकिन इसी वजह से भारत को एक सेक्युलर कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, सारे धर्मों को हम सम्मान देते हैं, सब अपने धर्म जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, भाषीय विविधता, देखो लैंग्वेज बहुत सारी अलग अलग है, हर भाषा अपनी एक अलग पहचान रखती है। क्षेत्रीय विविधता, देखो जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया अलग कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, तो वो सब ठीक है। जातीय जातीय में देखो सब लोग जो अलग अलग जातियां हैं, समुदाय हैं, सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, रीतियां हैं, रिवाज हैं, तो ये विविधता भारत को और भी समृद्ध बनाती है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि सांस्कृतिक बहुलतावाद से कौन से मूल्य विकसित होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सबसे पहले आती है टॉलरेंस, यानी कि सहिष्णुता, यानी दूसरों के विचारों और परंपराओं को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, फिर हर व्यक्ति और हर संस्कृति का आधार करना, अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, ये सब हमारे में होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी चुनौतियां देखें तो देखो चुनौतियों में इसका उल्टा कर दोगे ना, सिंपल है, बहुत ईजी है। चुनौतियों में सब कुछ उल्टा हो जाएगा, जब लोग धर्म के नाम पर लड़ने लगते हैं तो एक तो वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर होता है जब कोई अपनी भाषा को सबसे ऊपर मानने लग जाए। ठीक है, क्षेत्रवाद होता है, जब लोग देश से ज्यादा अपने रीजन को, अपने क्षेत्र को जो है इंपॉर्टेंस, महत्व देने लगते हैं। ठीक है, और सामाजिक भेदभाव तो हमारी कंट्री में है ही। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न 7, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। देखो शुभ, जो हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा, हिंदी में हम शुभ को अच्छा भी कहते हैं ना। शुभ से आप क्या समझते हैं और आत्म साक्षात्कार क्या है? देखो नाम सुनने में बहुत लग रहा है ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार क्या है, बट बड़ा आसान है। पहले प्रस्तावन में देखो आपको क्या लिखना है कि नैतिक दर्शन में देखो, अगर हम मोरालिटी में देखें ना, एथिक्स में देखें, तो शुभ और आत्म साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। शुभ हमें बताता है कि क्या सही और कल्याणकारी है, यानी कि शुभ हमें देखो अच्छा सही चीज हमें ये बताएगी ना कि क्या गलत है, तभी तो हमें सही पता है। अगर हमें यही नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है, तो हम कुछ भी पता नहीं कर सकते, है ना। तो शुभ हमें बताता है कि क्या सही है और क्या कल्याणकारी है, जबकि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को अपनी असली क्षमता और जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। ओके, अगर हम देखें शुभ क्या है, तो जो काम हमारे और समाज के हित में हो उसे हम शुभ कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा काम जो सच्चाई को बढ़ावा दे, ईमानदारी को बढ़ावा दे, लोगों की भलाई करे, समाज का कल्याण करे, वही शुभ है। ओके, इसके एग्जाम्पल भी बहुत इजी है। मान लीजिए रास्ते में किसी का पर्स गिरा हुआ मिला, आप उसे वापस कर देते हैं, तो ये जो है शुभ काम होगा, है ना। अब हम देखेंगे शुभ के कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है सुखवाद, यानी कि हेडोनिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार सुख ही सबसे बड़ा शुभ है, यानी कि जो काम ज्यादा लोगों को खुशी दे वही अच्छा काम माना जाता है और उसी से सबका जो है भला होता है एक तरह। ओके, फिर आता है आदर्शवाद, बहुत बार सुना है हमने ये वर्ड। इसके अनुसार सिर्फ सुख ही सब कुछ नहीं है, सच्चाई, कर्तव्य और नैतिक मूल्य भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सच बोलने से आपको नुकसान भी हो जाए तब भी आपको सच ही बोलना चाहिए। ओके, फिर आता है प्राकृतिकवाद। देखो इसके अनुसार जो चीज मानव जीवन के प्राकृतिक विकास और कल्याण में मदद करे वही शुभ है, यानी कि वही सही है, जो नेचर के लिए हेल्प हो जिसकी। ठीक है, फिर आता है भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन में दो शब्द होते हैं, प्रेय और श्रेय, ये हमने पढ़े हुए हैं, इंग्लिश वालों को मैंने पढ़ाए थे। प्रेय मतलब जो तुरंत सुख दे हमें, और श्रेय जो हमें लॉन्ग टर्म में भला करे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मोबाइल चलाना तुरंत अच्छा लग सकता है अभी के लिए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करना हमारा फ्यूचर बनाता है, तो मोबाइल चलाना प्रेय हुआ और पढ़ाई करना श्रेय। ठीक है, और भारतीय दर्शन कहता है कि श्रेय को चुनना ही हमेशा हमेशा सही होता है। ठीक है, फिर आता है आपका आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। देखो आत्म साक्षात्कार का सिंपल मतलब है खुद को पहचानना, यानी कि जो हम बहुत बड़े ऐसे फिलोसफिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या पर्पज है, ऐसे वाले, तो ये सब जो है ये हमें आत्म साक्षात्कार बनाते हैं। ठीक है, कई लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करते रहते हैं, दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति देखो अपनी स्ट्रेंथ और अपना एक उद्देश्य समझ जाता है लाइफ का, वही आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है। ठीक है,
अगर हम देखें भारतीय दर्शन और आत्म साक्षात्कार में क्या है, तो देखो, इंसान का असली रूप उसका शरीर नहीं होता, उसकी आत्मा है। जब व्यक्ति इस सच को समझ लेता है तो उसमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और इसी को जो है हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अब इसमें ना एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है, दैट इज अब्राहम मैस्लो। ऑलराइट, बहुत बड़े इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। इनके अकॉर्डिंग आत्म साक्षात्कार तब होता है जब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का विकास कर लेता है, यानी कि आप अपनी पूरी 100% जान लगा दो किसी चीज़ में, है ना? वो होता है जब आप अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर लो। आपको पता है कि आप में 12 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है, लेकिन आप 6 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो तब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं हो। जब आप 12 घंटे पढ़ लोगे तब आप आत्म साक्षात्कार होगे, ठीक है? यानी कि अपना बेस्ट वर्ज़न बनना। ऑलराइट? अगर हम शुभ और आत्म साक्षात्कार का संबंध देखें, तो देखो, जब व्यक्ति सच बोलता है, ईमानदारी रखता है, करुणा दिखाता है, अनुशासन रखता है, तो उसका व्यक्तित्व डेवलप होता है और धीरे धीरे वो आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने लगता है। इसीलिए शुभ यानी कि अच्छा और आत्म साक्षात्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं? व्यक्तित्व विकारों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये व्यक्तित्व विकारों हैं इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखो, व्यक्तित्व की विशेषताएं, तो देखो हमें पता ही है व्यक्तित्व होता क्या है, पर्सनैलिटी, है ना? हर व्यक्ति की अपनी सोच है, अपना व्यवहार है, अपनी भावनाएं हैं, अपनी आदतें हैं, और इसी के कारण जो है एक हमें एक इंसान का व्यक्तित्व पता चलता है कि वो कैसा है, ठीक है? अब देखो, एक स्वस्थ व्यक्तित्व व्यक्ति को सफल और आगे सामाजिक रूप से जो है समायोजित बनाता है। अगर हम इसका प्रॉपर मीनिंग समझे व्यक्तित्व का, तो सिंपल लैंग्वेज में पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ ये सुंदरता या आप कैसे दिखते हो, ये सब नहीं होता। आपका व्यक्तित्व व्यक्तित्व होता है आप, आपकी सोच कैसी है, आप कैसा बोलते हो, कैसे चीज़ों की तरफ सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है? आपका व्यवहार कैसा है लोगों से, तो ये होता है आपका व्यक्तित्व। इसकी विशेषताएं क्या होती है? देखो, सबका व्यक्तित्व अलग होता है। व्यक्तित्व इतनी जल्दी बदलता नहीं है, ठीक है? इंटीग्रेशन यानी कि व्यक्तित्व आपकी हर चीज में दिखता है। आप कैसे बोल रहे हो, कैसे सोच रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, सब में, ठीक है? गतिशीलता यानी कि डायनेमिक नेचर है, बदलता है लेकिन बहुत समय के बाद। ओके। सामाजिक विकास यानी कि व्यक्तित्व जो है आपका आसपास समाज से भी बनता है बहुत ज्यादा। गोल ओरिएंटेड भी होता है आपका व्यक्तित्व, ठीक है? 5 पॉइंट काफ़ी हैं, तो याद रखो। व्यक्तित्व विकारों के प्रकार की तरफ अगर हम बढ़ें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, ठीक है? देखो, सबसे पहले व्यक्तित्व विकार होते क्या है? जब किसी व्यक्ति का सोचने, महसूस करने या व्यवहार करने का तरीका इतना अलग हो जाए कि उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है और उसके आसपास जो उसके रिश्ते हैं उन पर असर पड़ने लगे, तो उसे हम व्यक्तित्व विकार कहते हैं, ठीक है? अब इसके क्या क्या प्रकार होते हैं? सबसे पहला आता है पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार। ऐसे लोगों को ना हर वक्त शक रहता है, उन्हें लगता है लोग उन्हें धोखा देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो हमेशा शक, जो हर किसी पे ट्रस्ट ना करना, ठीक है, वो वाले। फिर आते हैं असामाजिक व्यक्तित्व विकार। ऐसे लोग सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करते, झूठ बोलते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, हर टाइम अपनी ही लाइफ में रहते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है? फिर आता है सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार। इसमें इमोशंस जो हैं, एक इंसान के भाव जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, कभी खुश, कभी दुखी, कभी रोना, कभी हंसना, ऐसे वाला, ठीक है? फिर आता है आत्ममुगध व्यक्तित्व विकार। देखो, इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति खुद को सबसे सुपीरियर समझता है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सबसे, मेरा कहना मानो, मैं ऐसा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ये वाला, ठीक है? फिर आता है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव व्यक्तित्व विकार। ऐसे लोग परफेक्शन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, इनको हर काम परफेक्ट चाहिए होता है, हर काम सबसे अच्छा हो, यही सब। ओके, तो ये थे आपके कुछ व्यक्तित्व विकार। क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड आएगा। अभी के लिए देखो, इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। हिंदी वालों के लिए मैंने वैसे भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बनाई है। अभी के लिए आप ये 2 पार्ट करो, अगर टाइम मिलता है तो हम 3rd पार्ट कंटिन्यू करेंगे, वरना आप लोग ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो मेरे से दिए गए इंस्टाग्राम लिंक या फिर टेलीग्राम लिंक से। दोनों के लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप ये पीडीएफ परचेज करके इससे पढ़ सकते हो और एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, पास हो सकते हो इजीली। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।